ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो आखिर तक पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से पूरे देश भर से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को, तेलुगु फिल्मों को भर भर कर प्रेम मिल रहा है, और इसके कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि थिएटर में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली फिल्मों का उदाहरण आप ले लीजिए। बाहुबली का पहला और दूसरा पार्ट, RRR, कार्तिकेय 2, मेजर, पुष्पा, अभी हाल ही में रिलीज हुई सीतारामम, ऐसी फिल्मों के हम उदाहरण दे सकते हैं। और इन फिल्मों को दर्शकों से भर भर कर प्रेम मिला है। धमाल मचाई है बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने। छोटी सी छोटे बजट से लेकर के बड़े से बड़े बजट की फिल्में, इनमें से कुछ फिल्में ऐसी है जिन्हें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया था। उनमें कोई जाने पहचाने ऐसे चेहरे भी नहीं थे, पर फिर भी दर्शकों से उन्हें भर भर कर प्रेम मिला है। जाने पहचाने चेहरे मतलब जो हिंदी दर्शक है उनके बीच में ज़्यादा जाने पहचाने चेहरे नहीं थे इनमें से कुछ फिल्मों में, पर फिर भी उन्हें दर्शकों से भर भर कर प्रेम मिला। और केवल थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में नहीं, आप मूवी चैनल्स को देख लीजिए। हम देखते हैं कि ज़्यादातर तो दक्षिण भारत की फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन ही उन पर चलते रहते हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर जो फिल्में होती है वो तेलुगु फिल्मों के ही डब्ड वर्जन होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स का उदाहरण आप ले लीजिए। जिन चैनल्स पर यूट्यूब पर डब्ड फिल्में दिखाई जाती है, उनमें से भी ज़्यादातर फिल्में तेलुगु फिल्मों के ही डब्ड वर्जन होते हैं, और उन फिल्मों को सैकड़ों सैकड़ों मिलियन में व्यूज़ मिले हुए हमने देखे हैं। तो चाहे थिएटर हो, चाहे मूवी चैनल्स हो, या फिर यूट्यूब चैनल्स हो, सब जगह पर तेलुगु फिल्मों का जो बोलबाला है वो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दर्शकों से मिलने वाला जो प्रेम है तेलुगु फिल्मों को, उसे कोई भी नकार नहीं सकता। पर इसी समय आप अगर तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप लेंगे, तो पिछले कुछ वर्षों में कई सारी तमिल और मलयालम फिल्मों को भी हिंदी में डब करके राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था थिएटर में, पर बॉक्स ऑफिस पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। दर्शकों ने उन फिल्मों को नकार दिया। ऐसी कुछ फिल्मों के उदाहरण मैं आपको आगे देने वाला हूं, पर उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आप और हम में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनकी दक्षिण भारत की फिल्मों से पहचान ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कारण हुई होगी। जैसे कि आप कमल हसन जी की फिल्म ले लीजिए, इंडियन, जिसे हिंदुस्तानी नाम से हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था। 90 के दशक के जो मित्र हैं वे अच्छी तरीके से उस फिल्म को जानते होंगे, और अभी उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है इंडियन 2 नाम से। तो काफ़ी पसंद किया गया था उस फिल्म को। उसके बाद में डायरेक्टर एस शंकर जी की आप रोबोट फिल्म का उदाहरण ले लीजिए, अपरिचित का उदाहरण ले लीजिए, आई फिल्म का उदाहरण ले लीजिए। इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने बहुत बहुत पसंद किया है। पर इन सब बातों को काफ़ी वर्ष हो गए। पिछले 7-8 वर्षों में अगर हम देखें, तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से ऐसी कोई फिल्म जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज़्यादा लोगों से पसंद किया गया हो, प्रेम मिला हो, वो बड़ी दुखद बात है, पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। पर पिछले कुछ वर्षों के मैंने आपको जो उदाहरण दिए, रोबोट, आय, अपरिचित, या फिर अभी चेन्नई वर्सेस चाइना का भी हम उदाहरण दे सकते हैं। सेवन ओम अरिवू, ऐसा उसका मूल नाम था, सूर्या की फिल्म। उस फिल्म का आप उदाहरण लीजिए। काफ़ी, मतलब मुझे तो वो फिल्म बहुत पसंद आई थी, और अभी भी दर्शकों में उस फिल्म को लेकर जो प्रेम है वो मैं हमेशा देखता रहता हूँ। पर पिछले 7-8 वर्षों में अचानक से तमिल फिल्म इंडस्ट्री से ऐसी कोई बड़ी फिल्म आते हुए हमने नहीं देखा। और थिएटर की अगर हम बात करें, तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से कई सारी फिल्में पिछले 7-8 वर्षों में हिंदी में डब करके उन्हें रिलीज़ किया गया था। उनमें से केवल एक फिल्म वो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल रही, और वो भी डायरेक्टर एस शंकर जी की ही फिल्म है, रोबोट का सीक्वल 2.0, जिसमें अक्षय कुमार भी थे रजनीकांत जी के साथ में मुख्य भूमिका में। हालांकि फिल्म का जो प्रेजेंटेशन या स्टोरी टेलिंग थी, या जो कहानी थी, वो उतनी ज़्यादा बढ़िया तो नहीं थी, पर विजुअल इफेक्ट्स अच्छे थे। काफ़ी बड़े बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था। तो वो एक फिल्म, और उसको भी हालांकि काफ़ी वर्ष हो गए हैं, पर वो एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बहुत सफल रही थी, ऐसा हम कह सकते हैं। पर उसके बाद आप देखिए, लगातार कई सारी फिल्में, तमिल फिल्में जो हिंदी में डब करके रिलीज़ की गई थी, वो हिंदी वर्जन में फ्लॉप साबित हुई है। जैसे कि 2015 में विजय की एक पुली नाम की फिल्म रिलीज़ हुई थी। श्रीदेवी, श्रुति हासन उसमें मुख्य भूमिका में थे। एक थोड़ा कुछ फैंटेसी वर्ल्ड वगैरह जैसा उन्होंने कुछ क्रिएट करने का प्रयास किया था। 2015 में ही बाहुबली का पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की थी बाहुबली, और उसी समय तमिल फिल्म इंडस्ट्री से विजय की पुली भी रिलीज़ हुई थी, पर वो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद में विजय की ही मास्टर फिल्म का आप उदाहरण ले लीजिए। काफ़ी ज़ोर शोर से प्रमोट करके उसे रिलीज़ किया गया था, पर हिंदी वर्जन में वो सफल नहीं हो पाई। केवल 6.5 करोड़ उसने हिंदी वर्जन में कमाए थे। उसके बाद विजय की ही अभी हाल ही में रिलीज़ हुई बीस्ट का आप उदाहरण ले लीजिए।
बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन में वो असफल साबित हुई। केवल 5 करोड़ रुपए उसने हिंदी वर्जन में कमाए। उसके बाद एक चक्रा नाम की एक्टर विशाल की फिल्म रिलीज़ हुई थी, वो भी हिंदी वर्जन में बिल्कुल असफल रही। इसके अलावा अभी सूर्या की अ, उसका मूल नाम एथरकुम थुन्नीधवन, जिसे ईटी नाम से हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था। वो फिल्म तो कब आई और कब चली गई पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला। सूर्या इतने बड़े एक्टर हैं, पर फिर भी हिंदी वर्जन में वो पूरी तरीके से असफल साबित हुई। उसके बाद में आप वलीमई का उदाहरण ले लीजिए। एक्टर अजीत उसमें मुख्य भूमिका में थे। हालांकि उस फिल्म का कंसेप्ट मुझे पसंद आया था। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से पिछले कुछ वर्षों में आई हुई मैंने कम से कम देखी वो एकमात्र फिल्म है जो कम्युनिस्ट विचारधारा के विरुद्ध थी। तो मुझे पर्सनली उसका कंसेप्ट पसंद आया था। पर अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करें तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। आप स्क्रीन प्ले ले लीजिए, वो उतना एंगेजिंग भी नहीं था, और जो सिनेमेटोग्राफी है या जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो डिसअपॉइंट करने वाले थे। तो हिंदी वर्जन में वलीमई भी असफल सिद्ध हुई थी। इसके अलावा भी कमल हसन की ही विक्रम भी आई थी। कई थी का उसे मतलब उसी यूनिवर्स की जुड़ी हुई फिल्म कहा जाता है उसे। फिल्म तो अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी, पर हिंदी वर्जन में वो नहीं चल पाई थी। इसके अलावा रजनीकांत जी की भी कुछ फिल्में पिछले कुछ वर्षों में हिंदी में डब करके रिलीज़ की गई थी, जैसे कि पेट्टा, दरबार। दोनों ही फिल्में हिंदी वर्जन में कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, और इस कारण से शायद उनकी पिछली फिल्म जो अन्नाथे थी उसे हिंदी में डब ही नहीं किया गया था। बाद में शायद फिर उसका हिंदी डब्ड वर्जन ऑनलाइन ओटीटी पर रिलीज़ हुआ था, पर थिएटर में उसे हिंदी में रिलीज़ ही नहीं किया गया था। और उसमें से पेट्टा की अगर हम बात करें रजनीकांत जी की, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी थी। मतलब एक प्रकार से हिंदू आतंकवाद को दिखाना, भगवा झंडा पकड़ने वाले कई सारे लोग उसमें मतलब बड़ी ही घिनौने मतलब तरीके से उनको दिखाया गया था। मुझे उस फिल्म में जो भी बातें दिखाई गई थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो काफ़ी सारी फिल्में पिछले कुछ वर्षों में तमिल फिल्म इंडस्ट्री से हिंदी में डब करके रिलीज़ की गई, पर वो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में दुलकर सलमान की कुरूप नाम की फिल्म को हिंदी में डब करके राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़ किया गया था, पर हिंदी में बिल्कुल भी नहीं चली। उसके अलावा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बिग बजट फिल्मों में से एक मरक्कर, द लायन ऑफ द अरेबियन सी, बहुत बड़ी बिग बजट फिल्म थी। हिंदी में डब करके उसे रिलीज़ किया गया था, पर नहीं चल पाई हिंदी वर्जन में। उसके अलावा एक कड़ुआ नाम की फिल्म भी, मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना, पर अभी मैं सर्च कर रहा था तो पता चला कि भाई इस फिल्म को भी हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था, पर ये फिल्म तो कहाँ आई और कहाँ चलेगी पता ही नहीं चला। उसके बाद में ममंगम, ये भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े बिग बजट फिल्मों में से एक है। हिस्टोरिकल फिल्म थी, पर फिर भी दर्शकों से उसे वो प्रेम नहीं मिल पाया, पूरी तरीके से असफल सिद्ध हुई वो हिंदी वर्जन में। तो आखिर वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो हिंदी डब वर्जन हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल पाते? हालांकि एक समय मैंने जैसा कि कहा, ज़्यादातर लोगों की दक्षिण भारत की फिल्मों से पहचान ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कारण ही हुई होगी। वो मैंने कुछ उदाहरण भी आपको दिए, पर आज तमिल फिल्म इंडस्ट्री पीछे क्यों जा रही है? और अभी तो पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कोई भी फिल्म हमने तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं देखी। तो देखिए, इसका सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो है जो एक लोगों के साथ जो कनेक्शन है ना, वो पिछले कुछ वर्षों में तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री नहीं जोड़ पाई है, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जोड़ पाई है। और उसके पीछे का एकमात्र कारण है हमारे कल्चर का जो सेलिब्रेशन है, वो तेलुगु फिल्मों में हम जिस प्रकार से देखते हैं, उस कारण से जो एक सामान्य जनता है वो इन फिल्मों से कनेक्ट कर पाती है। ये सबसे बड़ा रीज़न मुझे तो लगता है, जो कल्चर का सेलिब्रेशन है, जो हम तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी आज से 10 वर्ष पहले तक देख पाते थे। आप अपरिचित फिल्म का जो डायरेक्टर एस शंकर जी की अपरिचित का ही उदाहरण ले लीजिए, रोबोट का ही उदाहरण ले लीजिए। उनके कैरेक्टर्स देखिए, अपने रूट्स से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। इवन आई फिल्म को आप देख लीजिए, या फिर इवन इंडियन फिल्म को भी आप देख लीजिए, कमल हसन की, एक अपने रूट्स के साथ अपने जुड़े हुए कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। एक मतलब फैमिली के साथ में बैठकर वो फिल्में देखी जा सकती थी। हालांकि आप अपरिचित और इंडियन इन दो फिल्मों को अगर देखेंगे तो एक थोड़ा सा वो एक सिस्टम के विरुद्ध असंतोष, एक विजिलेंटे थीम की फिल्में हैं। अपने कानून को अपने हाथ में लेकर फिर वो सिस्टम के अधिकारियों को, सरकार के अधिकारियों की वो हत्या कर रहे हैं। तो एक थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा का टच उन फिल्मों में हमें दिखाई देता है। पर वहाँ पर राष्ट्रवाद को
महत्व दिया गया है और जो हमारा कल्चर है उसके साथ में वो कैरेक्टर्स हमें जुड़े हुए दिखते हैं। इस कारण से वो जो एक विजिलेंटे थीम में भी जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा है उसका प्रभाव हमें वहाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। जैसे कि इंडियन फिल्म को अगर आप लेंगे तो जो कमल हसन ने ही पिता और पुत्र दोनों पात्र निभाए हैं। तो जो पिता हैं वे क्रांतिकारी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आईने में वे थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। और आज जो भ्रष्टाचार वो देखते हैं उस कारण से वो बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं और वो सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। तो वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी वो हत्या करने लगते हैं। तो एक विजिलेंटे थीम थी वहाँ पर राष्ट्रवाद को वहाँ सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था और केवल भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध वो वहाँ पर जो भी है एक प्रकार से रेजिस्टेंस कहिए या क्रांति कहिए, उन्होंने एक युद्ध छेड़ा हुआ था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो पूरे के पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स कर देना या देश के विरुद्ध उन्होंने कोई युद्ध छेड़ा हो या नक्सलियों को कुछ क्रांतिकारी दिखाया जा रहा हो, ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक थीम नहीं थी वहाँ पर। और राष्ट्रवाद को सबसे पहली बात तो महत्व दिया गया था। उसके बाद अपरिचित का अगर आप उदाहरण लेंगे तो उसमें भी जो मुख्य पात्र है वो अपने कल्चर से, रूट से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो भी एक विजिलेंटे थीम पर आधारित ही फिल्म थी। पर अब अगर हम तमिल फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो पिछले विशेषतः 8-9 वर्षों में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो फिल्म मेकर्स हैं, लेफ्ट की विचारधारा के जो फिल्म मेकर्स हैं, उनका एक वर्चस्व वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को वो जगह शायद अभी नहीं मिल पा रही। जैसे कि ए आर मुरुगदोस जी की भी कई सारी फिल्में तमिल फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी सफल रही है। एक सूर्या की ही 7 ओम अरिवो, वो फिल्म आपको याद होगी, चेन्नई वर्सेस चाइना करके हिंदी में डब होकर रिलीज़ किया गया था। उसमें भी देखिए हमारे कल्चर को कैसे सेलिब्रेट किया गया है। पर वैसी कोई फिल्म हमारे कल्चर को सेलिब्रेट करने वाली तमिल फिल्म इंडस्ट्री से पिछले 7-8 वर्षों में मैंने देखी हो, ऐसा मतलब नहीं, मुझे तुरंत ऐसा याद नहीं आ रहा। और इसके साथ में ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कम्युनिस्ट और लेफ्ट की विचारधारा के जो फिल्म मेकर्स हैं उनका प्रभुत्व, उनका वर्चस्व हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये परिस्थिति मतलब इतनी ज़्यादा विकट हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को वहाँ पर फिल्में बनाना भी काफ़ी कठिन हो गया है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था रुद्रतांडवम फिल्म के बारे में। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म थी, राष्ट्रवादी विचारधारा के पर आधारित थी, कन्वर्जन के विषय को उसमें दिखाया गया था और काफ़ी सटीकता से, कहीं पर भी उसको शुगर कोट करने का प्रयास नहीं किया था। जो है जैसा है वैसा का वैसा उसने उस फिल्म में दिखाया गया था, रुद्रतांडवम फिल्म में। और उस फिल्म के बारे में कितना उसे डायरेक्टली प्रोपेगेंडा फिल्म कह दिया गया, उसको टारगेट किया गया। अभी भी आप उसको लेकर आर्टिकल्स देखिए कैसे उस फिल्म को टारगेट किया गया था। इसके अलावा आप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से उन्नी मुकुंदन जी का उदाहरण आप लीजिए, राष्ट्रवादी विचारधारा से है और उनकी एक मेपेडियन नाम की फिल्म अभी कुछ महीनों पहले ही रिलीज़ हुई थी और उसका भी विरोध किया गया था। उसके विरुद्ध भी सोशल मीडिया पर कुछ कैंपेन वगैरह चलाया गया था, केवल इसलिए क्योंकि उसमें एक भजन था फिल्म के एंडिंग में, थोड़ा सा राष्ट्रवादी विचारधारा से थी और भी कुछ सिंबल्स वगैरह हमारे दिखाए गए थे कल्चर से जुड़े हुए, तो उसको भी टारगेट किया गया था। और हालांकि और भी हम पिछले कुछ वर्ष समय में मैंने जो भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में देखी है, एक बात जो प्रखर रूप से विशेषतः हमें देखने को मिलती है वो है मतलब बीफ खाने को केरला की एक काफ़ी प्राचीन संस्कृति की तरह एक प्रकार से उसमें प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि उस बात का फिल्म में कोई संदर्भ हो या ना हो, फिल्म के कहानी के साथ में उसका कोई कनेक्शन हो या ना हो, पर इस बात को एक विशेषतः अलग से मेंशन किया जाता है। अभी हृदय नाम की एक फिल्म आई थी, मोहनलाल जी के बेटे उसमें मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, पर फिर भी उसमें बीफ खाने का एक सीन ऐसे दिखाया था, बहुत ही उसे रोमांटिसाइज किया था। बैकग्राउंड में एक बहुत ऐसा कल्चरल, ऐसा एक शास्त्रीय संगीत का म्यूजिक चल रहा है और जो लीड कैरेक्टर है वो अपने पार्टनर को लेकर वो बीफ वो खिलाने का सीन था। तो ये बातें कई सारी मैंने मलयालम फिल्मों में हाल ही के समय में देखी है। और केवल यही बात नहीं, एक जो हम कहते हैं ना थोड़ा वोक माइंडसेट वाली फिल्में तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हाल ही के समय में काफ़ी सारी देखने को मिली है। और एक बात तो है, देखिए वोकिज़म जहाँ पर भी जाता है वो उस जगह को, वोक मानसिकता उस जगह को मतलब तोड़ देती है, एक प्रकार से उसे खत्म कर देती है धीरे धीरे। और जो मासेस है या जिन्हें हम सामान्य जनता कहते हैं, वो वैसी मानसिकता वाली फिल्मों को देखना पसंद नहीं करते। मतलब भाई कौन फिल्में खर्च करके वोक मानसिकता की फिल्म देखना चाहेगा। हालांकि जो थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में हैं, जो बिग बजट मसाला फिल्में हम जिनको कहते हैं, उनमें ज़्यादा डायरेक्टली वोक माइंडसेट नहीं दिखाया जाता, क्योंकि फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर्स भी जानते हैं कि भाई वो उस माइंडसेट की फिल्में देखने के लिए मास जो ऑडियंस है वो थिएटर में नहीं आती है। पर फिर भी जो एक कनेक्शन जनता के साथ में जो बनता है ना,
वो केवल थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों से ही नहीं बनता, और भी बहुत सारे उसमें फैक्टर होते हैं जो एक ऑडियंस के साथ में कनेक्शन क्रिएट करते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो वो कनेक्शन जो सामान्य जनता के साथ में होना चाहिए था, वो हमें शायद नहीं हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। इस कारण से भी तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी हुई है, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है। इसे आप एक और प्रकार से भी समझ सकते हैं। आप कोरियन ड्रामाज या फिर जो जापानीज एनिमे हैं, उनका आप उदाहरण लीजिए। कोरियन ड्रामाज और जापानीज एनिमेज को पूरे विश्व भर में कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों उन्हें इतना पसंद किया जाता है? दुनिया भर में तो इतनी सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, सैकड़ों फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, तो उनका अलग ऐसा क्या महत्व है? तो कोरियन ड्रामास को अगर आप देखेंगे तो वे अपने कल्चर के साथ में जुड़ी हुई है। पारिवारिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, इन बातों को बड़े ही प्राउडली, गर्व के साथ में उनमें प्रमोट किया जाता है। जापानीज एनिमेज को भी अगर आप देखेंगे तो वे अपने कल्चर, अपनी संस्कृति या उनके जो भी पारिवारिक मूल्य है, उन बातों को बड़े प्राउडली वे अपने एनिमेज के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। हार्ड वर्क हो, डेडिकेशन हो, फोकस या तपस्या, इन सब बातों को वो बड़े प्राउडली अपने एनिमेज के माध्यम से दिखाते हैं। और कोई भी व्यक्ति देखिए, वो छाती कूटने वाली मानसिकता को कभी भी नहीं पसंद करता। भले ही आप उसके सामने कितना भी उसको अपनी कहानी के माध्यम से इमोशनल ब्लैकमेल करें, और आप उसको सो कॉल्ड मतलब जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करना, सुसाइड को रोमेंटिसाइज करना, जो भी वोक मानसिकता की फिल्मों में हम देखते हैं, मतलब एक निगेटिविटी भरने का वो प्रयास वो कंटेंट हमारे अंदर करता है। पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, भले ही वो कहानी देखते समय, कोई वोक मानसिकता की कहानी देखते समय वो बातें हमें अच्छी लगती है, पर अंदर हम जानते हैं कि भाई मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में ऊपर उठना चाहता हूँ। ऊपर उठने के लिए डेडिकेशन हो, हार्डवर्क हो, फोकस करना हो, एकाग्रता हो, संयम हो, प्रैक्टिस, मेहनत, पुरुषार्थ, इन बातों को मैं सेलिब्रेट करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में वो चाहता हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसी कहानियों को हम देखना पसंद करते हैं जिनमें इन बातों को बड़े प्राउडली दिखाया गया हो। और जापानीज एनिमेज में ये बातें बड़े गर्व के साथ में दिखाई जाती है, कई सारी बातें। तो लोग वो देखना पसंद करते हैं। पारिवारिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, इन बातों को भी उनमें सम्मान से दिखाया जाता है, तो लोग वो देखना चाहते हैं। कोरियन ड्रामास की भी यही बात है, वे अपने रूट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं। वो छाती कूटने वाली जो मानसिकता है ना, वो चाहे समाज के नाम से हो, सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से हो, या फिर पारिवारिक मूल्यों के नाम से हो, सामाजिक मूल्यों के नाम से हो, नैतिक मूल्यों के नाम से हो, उसके नाम से छाती कूटना, सो कॉल्ड सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना वगैरह, ये सब बातें लोग नहीं देखना चाहते। इन सब बातों के कारण एक कनेक्शन टूट जाता है ऑडियंस के साथ में। और कोरियन ड्रामाज में और जापानीज एनिमेज ने ये कनेक्शन बनाया हुआ है। हालांकि अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 वर्षों से नेटफ्लिक्स जब से वो ज़्यादा पैसा कोरियन ड्रामाज में भी डाल रहा है, तो वहाँ पर भी वो वोक माइंडसेट वाले जो फिल्म मेकर्स है साउथ कोरिया के, उन पर वो ज़्यादा पैसा लगा रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो पहले, आज से 2-3 वर्ष पहले जैसे के ड्रामाज पुराने जो देखकर वो एक फीलिंग आती थी ना, वो अभी हाल ही के समय में आए हुए जो कोरियन ड्रामाज है, वो थोड़ा वो फीलिंग हमें कम दिखाई दे रही है। या कुछ कुछ तो ऐसा भी कंटेंट मैंने देखा अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ, वो खुले तौर पर सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और वो जो भी सेडोमैसोकिज्म या जो BDSM जो भी कहते हैं, उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। या कुछ के ड्रामाज में मैंने देखा, वहाँ पर जो मिलिट्री ट्रेनिंग 2 वर्ष के लिए कंपलसरी है साउथ कोरिया में, उसको बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में प्रेजेंट करने वाले, सुसाइड को रोमेंटिसाइज करने वाले ऐसे भी कोरियन ड्रामाज अभी हाल ही में आए हैं। जैसे कि DP एक कोरियन ड्रामा का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में दिखाना, सुसाइड को रोमेंटिसाइज करना, ये सब बातें उसमें दिखाई है। तो हाँ, जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स है वे आज कोरियन कंटेंट को भी, वहाँ पर भी वो वोक मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा वहाँ पर भी, तो आने वाले समय में कोरियन ड्रामास भी वो कनेक्शन खो देंगे जनता के साथ में। कनेक्शन टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कोई भी व्यक्ति हो ना, वो जो भी देखना चाहता है उससे वो इंस्पायर होना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, वो अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है। वो निराशा, नकारात्मकता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करना, रोते बैठना सिस्टम के नाम से, परिवार के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, ये वो नहीं चाहता है। वो खुश रहना चाहता है। वो ये चाहता है कि भाई मेरे मन में कुछ थोड़ी बहुत खटास भी हो ना, अपने पार्टनर के प्रति या पिता के प्रति या घर के बुजुर्गों के प्रति या समाज के प्रति, वो खटास दूर हो जाए। हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, टूटना नहीं चाहते। भले ही हम अंदर से कितना ही निराश, नकारात्मकता क्यों ना भरी हुई हो, पर वो उस नकारात्मकता को हम दूर करना चाहते हैं। पर कम्युनिस्ट फिल्म मेकर्स, लेफ्ट विचारधारा के फिल्म मेकर्स या वोक माइंडसेट वाले फिल्म मेकर्स ऐसा कंटेंट कभी भी नहीं बना पाते। उनका कंटेंट आप हमेशा देख लीजिए,
वो सिस्टम के नाम से छाती कूटेंगे, फिर सिस्टम के विरुद्ध सो कॉल्ड रिवोल्यूशन लाएंगे। हाँ फिर वो कानून का अपने हाथ में लेकर या फिर पुलिस के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध एक सो कॉल्ड क्रांति, या कई सारी फिल्मों में हम देखते हैं कि नक्सलियों को तक ग्लोरीफाई किया जाता है, क्रांतिकारी दिखाया जाता है। फिर वही क्रिमिनल्स के प्रति या आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, बहुत सारी बातें इसमें फैक्टर है। सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना, ये बातें ठीक है, थोड़ी बहुत एक दो फिल्मों में देखते समय किसी किसी को थोड़ी बहुत पसंद भी आ जाती है, पर लंबे समय तक ऐसा कंटेंट नहीं जम पाता, नहीं चल पाता। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जो हम देखते हैं कि हमारे कल्चर को जो सेलिब्रेट किया जाता है, अपने रूट्स के साथ में, अपने जड़ों के साथ में वो कंटेंट जो जुड़ा हुआ है, फैमिली वैल्यूज़ को जो सेलिब्रेट किया जाता है, उन कारणों से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को लोग देखना पसंद करते हैं, उन फिल्मों को लोग देखना पसंद करते हैं। लोग अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई भी नकारात्मकता नहीं चाहता जीवन में। तो मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि भाई तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री भी, वहाँ पर भी जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स है वे आगे आए और ज़्यादा बहुत अच्छा कल्चर को सेलिब्रेट करने वाला कंटेंट बनाए। पर अभी तुरंत तो बदलाव मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा प्रभाव लीडरशिप का भी होता है। सत्ता किसकी है, तो हाँ, उस राज्य में जो सत्ता है, लीडरशिप है, उनका भी फिल्म इंडस्ट्री पर प्रभाव होता है। तुरंत उस मानसिकता की भी फिल्में वहाँ पर बनने लग जाती है, होता है बहुत सारा। एक पॉलिटिकल लीडरशिप का कला और साहित्य के क्षेत्र पर एक बहुत गहरा असर होता है। तो तुरंत तो कुछ ऐसा कुछ बदलाव आएगा ऐसा लग तो नहीं रहा, पर मैं हृदय से चाहता हूँ कि आज से 10 वर्ष पहले तक भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जो हम जिन फिल्मों को हमने पसंद किया है बहुत, या जिन फिल्मों के कारण हम दक्षिण भारत की फिल्मों को पहचानने लगे हैं, वैसे फिल्में दोबारा से बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर बने और तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री भी आगे आए। मैंने ज़्यादा पुरानी मलयालम फिल्में तो नहीं देखी, पर कुछ कुछ फिल्में जिनके बारे में मैं जानता हूँ, या केरला से भी कई सारे मित्र हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, वे भी बताते हैं कि आज से 10-15 वर्ष पहले तक भी जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री थी, उनमें भी अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने वाली कई सारी फिल्में आई हुई है। पर पिछले कुछ समय में वो सब बातें बिल्कुल ही गायब होती जा रही है, दिखाई नहीं दे रही। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ बदलाव हमें देखने को मिले, चेंज हमें देखने को मिले। और देखिए, बॉलीवुड के भी पतन का यही कारण है कि वो अपने रूट से पूरी तरीके से टूट चुका है। सो कॉल्ड वोक एलिट माइंडसेट के जो फिल्म मेकर्स है, उनका आज पूरी तरीके से बॉलीवुड में एक वर्चस्व हम देख रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पहले तक भी वो ऐसा ही कंटेंट बनाते थे, पर उस समय एक मीडिया या पूरा इनका जो एक इकोसिस्टम था, पपेट क्रिटिक्स थे, पपेट मीडिया थी, वो उन फिल्मों को एकदम से पुश दे देते थे। बहुत सारा एक था, ऐसा वर्चस्व था, इकोसिस्टम था। पर अभी सोशल मीडिया के आने के बाद में वो सारी बातें आज बॉलीवुड की भी पुरानी पुरानी 1-1, 2-2, 3-3 दशक पहले की भी फिल्मों के लोग देख रहे हैं, उनकी क्लिप्स शेयर कर रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि दशकों से बॉलीवुड हमें क्या दिखा रहा था, और लोग आज उन बातों से आहत हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ 7-8 वर्षों में तो और ज़्यादा उस वोक और एलिट माइंडसेट का कंटेंट ज़्यादा आते जा रहा है बॉलीवुड से, चाहे वो थिएटर में रिलीज़ होने वाला हो या फिर OTT पर आने वाला हो। और इस कारण से बॉलीवुड से भी लोगों का वो जो कनेक्शन है वो टूट गया है। बाकी दोस्तों, मैंने जो कुछ भी बातें आपको बताई इस वीडियो में, आपके उस पर क्या विचार है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।